विकास की राह में पर्यावरण वैरियर बनता है या फिर विकास के नाम पर पर्यावरण को रौंद दिया जाता है? सवाल बहुत बड़ा है। पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन के 2 से ज्यादा दशक देने वाले डॉक्टर शरद गुप्ता यूं तो पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ हैं और यूपी आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आगरा आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद गुप्ता CWC के मौजूदा समय में मेंबर भी हैं। डॉक्टर शरद गुप्ता पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। एनजीटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई याचिका दायर कर चुके डॉक्टर गुप्ता ने शहर की हरियाली को बचाने का काम किया है। आज विजी क्राफ्ट टॉक्स में डॉक्टर गुप्ता से विकास व पर्यावरण के मुद्दे पर मंथन करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छे। सर, मैं चाहूंगी आप थोड़ा अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले मैं विजी क्राफ्ट स्टूडियो को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया। मैं बाय प्रोफेशन एक पीडियाट्रिशियन हूं। मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं आगरा से SN मेडिकल कॉलेज से किया। मैंने दिल्ली में मूलचंद हॉस्पिटल और हिंदूराव हॉस्पिटल से रेजिडेंसी की है। उसके बाद मैंने ग्रामीण अंचल में काम किया और साथ ही जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा था तो मैंने बुंदेलखंड जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था वहाँ के बच्चों के ऊपर अपनी ICMR की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के थ्रू रिसर्च स्टडी करी। तो मैं बहुत जमीन से जुड़ा रहा। वास्तव में हर पक्ष हर पहलू को मैंने पहचानने की जानने की कोशिश की है। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जैसे कि आपको पर्यावरणविद के तौर पर जाना जाता है, तो पर्यावरण के प्रति संघर्ष का ये सफर कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ, इस बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, मैं आपको अपनी इस जीवन की शुरुआत बताऊं जी कि सन 2004 में एक ऐसे ही सब स्टैंडर्ड मेडिसिन का मामला आया। वो एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनी कहते हैं उसका था। उसमें जो इंसुलिन आ रही थी वो सब स्टैंडर्ड आ रही थी जी। और उस सब स्टैंडर्ड इंसुलिन के लिए मेरे को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। वहां से मैंने CBI की जांच कराई जी। और जांच कराने के बाद ये हुआ कि हमारे यहाँ जो कोल्ड चेन थी, दवाइयों को ठंडे में रखने की, फ्रिज में रखने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। कोई मानक नहीं थे कि क्या रखना है। तब उसके बाद ये तय हुआ कि नहीं, अगर कोई दवाई है उसके लिए सर्टेन टेम्परेचर पे रखी जाती है तो उसको सर्टेन टेम्परेचर पे रखने के सारे गाइडलाइंस बनी। उसी दौरान मैं आगरा के एक बहुत बड़े पर्यावरणविद DK जोशी साहब के संपर्क में आया, क्योंकि उस केस के बारे में मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। तो वो अक्सर उनका मैं अखबारों में नाम पढ़ता था कि वो सुप्रीम कोर्ट में केसेस करते हैं। मैंने उनके संपर्क में आया तो मेरा जो समय बचता था उसके बाद में थोड़ा बहुत समय उनको देता था। तो उस समय के दौरान मैंने उनसे बहुत सारी पर्यावरण की बारीकियां सीखी। उन्होंने पर्यावरण की बहुत बड़ी और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी, किस कारण पर्यावरण दूषित होता है। उन्होंने जंगल की, जमीन की, नदियों की, तालाबों की विभिन्न मुद्दों पे उन्होंने ये अपने ये पक्ष रखा, उठाया। जनता के जो मुद्दे थे तो वो उसी को जब उनकी स्वर्गवास होने के बाद उसी को मैंने अपनाया और उसी को थोड़ा मैंने उस पर अपना काम देना, समय देना चालू किया है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, जैसे कि आप कीटम वर्ल्ड सेंचुरी को लेकर लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में लड़ाई लड़ रहे हैं। कीटम वर्ल्ड सेंचुरी का पूरा मामला क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी है वो एक हमारी रामसर साइट है, जो ऐसे यूनेस्को से प्रोटेक्टेड हमारे यहाँ शहर में मॉन्यूमेंट्स है, ताजमहल है, लाल किला है, फतेहपुर सीकरी है। इसी तरह से ये वेटलैंड्स हैं और वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो वो एकमात्र हमारे शहर का एक कहें ग्रीन पैच है, बहुत बड़ा फेफड़ा है जो हमारे शहर को ग्रीनरी भी प्रदान करता है। और वहाँ पूरे वर्ल्ड से माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, वो यहाँ प्रजनन करती हैं, बच्चे देती हैं। अच्छा। और तो वो जो झील है उस झील में ही वहीं से अपना भोजन ग्रहण करती हैं। अच्छा। तो उस झील
कुछ लोगों का प्रयास था उस जंगल को कैसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पर्यावरण संबंधी कुछ बाध्यताएं होती हैं जी। तो अधिकारियों ने कुछ दबाव में, कुछ मैं कहूंगा करप्शन ही था कि उन्होंने उसके क्षेत्रफल को 800 से घटा करके 400 हेक्टेयर कर दिया। जब उसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया, जब उसका 400 हेक्टेयर कर दिया, जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने उसके लिए काफी सारी लिखा पढ़ी करी, बहुत हर स्तर पे मैं गया, हर स्तर पे कोशिश करी कि कैसे भी इसको दोबारा से 800 कर दिया जाए। लेकिन जब अंततः उन्होंने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा, कोई इस पे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया किसी प्रेशर में, तो उसको अल्टीमेटली मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एक टीम का गठन किया, उसने सारी जांचें की और जांच करने के बाद उसको उन्हें 800 हेक्टेयर किया गया। अंततः हमारी जीत हुई और हमने उसको 800 हेक्टेयर करवाने में सफलता प्राप्त की, जिससे शहर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रीन पैच प्लस एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत बड़ा स्थान उसको बरकरार रख सके हम। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक और ये रहेगा कि यमुना के डूब क्षेत्र को बचाने के लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट गए। अंबाला से लेकर प्रयागराज तक आपने यमुना डूब क्षेत्र की हदबंदी का आदेश कराया है। थोड़ा इसके बारे में कुछ आप बताइए। जैसे मैंने बेसिकली कहा कि मैंने स्वर्गीय डीके जोशी साहब के साथ काम किया, उनका यमुना रिवर पे बहुत काम था, उन्होंने डूब क्षेत्र के लिए काम किया। मैं डूब बता दूं कि हर रिवर का एक कैचमेंट एरिया होता है। तो रिवर का कैचमेंट एरिया होता है क्योंकि उसमें जो पानी जो बारिश होती है तो बारिश से सारा पानी उसके अंदर जाता है बह करके, तो उससे उसका रिवर रिजुविनेट होती है। प्लस उसी के साथ रेवाइंस होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बीड़ है, जंगल है, आपने देखा होगा टीले होते हैं। तो बारिश का मौसम आता है तो जो उसके अंदर एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में नहीं रह जाते, वो उस पानी के सहारे उस रेवाइंस के अंदर जो गलियां हैं, गैलरीज होती हैं, उसमें आ जाते हैं। और जब पानी उतरता है तो वो वापस उसमें एक्वाटिक लाइफ चली जाती है, नहीं तो वो सब समुद्र में फैल जाएंगे जी। तो उसका सर्टेन इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम के लिए एक ताजमहल के पीछे खनन हो रहा था मिट्टी का काफी मात्रा में जी। वो हमारे संज्ञान में आया, उसके लिए हमने एनजीटी गए और कहा कि साहब ये ताजमहल के पास बड़ा इकोसिस्टम जोन है, यहाँ पे भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारा जो इकोसिस्टम है पूरा ये खनन से खत्म हो रहा है और खनन के खत्म होने से ये सारा इसका जो रेवाइंस है ये भी समाप्त हो जाएंगे। तो उसी पर जब उन्होंने ये जानना चाहा कि हाँ कोई ये क्या डूब में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस मामले को एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेकर के उन्होंने साइंटिफिकली बहुत सारे जो हमारे यहाँ रिमोट सेंसिंग एजेंसीज हैं हैदराबाद की, उनकी मदद ली और जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके माध्यम से पिछले 100 साल के उन्होंने डाटाज इकट्ठे किए और डाटाज इकट्ठे करके उन्होंने असगरपुर में, जहाँ यूपी में एंटर करती है अंबाला के पास यमुना, और वहां से लेकर के प्रयागराज तक का उन्होंने डिमार्केशन किया है और डिमार्केशन करके उसका पूरा गजट नोटिफिकेशन भी माननीय एनजीटी के आदेश पर हुआ है। लेकिन जब आपको कागजों पे तो हो गया, लेकिन आपको नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, कि यहाँ पर ये वास्तव में है कि नहीं, क्योंकि जाने अनजाने में कोई भी कुछ कर लेता, किसी ने घर बना लिया, किसी ने मकान बना ली, फैक्ट्री लगा ली, कुछ कर लिया, तो उसको पता ही नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे आप पिलर्स लगा दीजिएगा जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि कोई एक्सक्यूज किसी को भी नहीं रहे, है ना, कि साहब मेरा ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तो इससे हमारी रिवर को हम लोग जो है रिजुविनेट भी कर पाएंगे और उसका पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि जो फैक्ट्रीज लग जाती हैं वो जानबूझ के लगाई जाती हैं और वो अपना पूरा एफ्लुएंट भी उसी में डिस्चार्ज कर देती है सारा, उसमें कूड़ा भी डल जाता है, गंदगी भी डलती है, सारा सॉलिड वेस्ट भी डलता है और आपका आजकल कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जो वेस्ट है वो सारा वहाँ डंप होता है। तो कम से कम ये पता पड़ेगा नहीं जी ये सेफ जोन है, इसमें कोई गतिविधि हो रही तो पता पड़ जाएगी। सर, कूड़ा निस्तारण को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी, कूड़ा निस्तारण के नाम पर अभी तक
कोई भी योजना धरातल पर दिखाई नहीं देती है, तो क्या मानना है आपका, कहाँ गड़बड़ है? अच्छा, आप शहर में घूमती हैं जी। आप जाती हैं जी आपको जगह जगह कूड़े के ढेर मिलते होंगे। जी बिल्कुल। आप ट्रेन में बैठ करके भी अगर आएंगे ना तो पटरी के दोनों तरफ आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे। जी। आप अभी अपने यहाँ ऑफिस से बाहर निकलेंगे बहुत हर जगह हम तो हर जगह आपको शहर में कूड़े के ढेर मिलेंगे। देखते हैं। उसके लिए सर्टेन प्लान्स है, इसकी साइंटिफिकली हमारे यहाँ कूड़ा डिस्पोज होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, किस तरह से वेस्ट कलेक्शन होना चाहिए। वेस्ट कलेक्शन की एजेंसीज भी हैं, सरकार ने बहुत पैसा आता है इस काम के लिए। मालूम है आपको, करीब 1000 करोड़ के आसपास का हमारा नगर निगम का बजट है। ओह अच्छा। स्मार्ट सिटी योजना में 1000 करोड़ रुपए हमारे शहर में खर्च हुआ कि शहर ब्यूटीफुल लगे, सुंदर लगे। हमारा जो है टूरिस्ट सिटी है, और जो टूरिस्ट आता है तो पता पड़ता है कि वो गंदगी से भरभराती हुई, कहीं सीवर बह रहा है, नाली बह रही है। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि एक फॉरेन लेडी है, वो ताजमहल को पीछे से देखने गई और वो उसको उल्टियां आने लगी, है ना। तो मैं कहूंगा वो उल्टी गंदगी पे नहीं कर रही थी, वो उल्टी उस सरकारी तंत्र पे उल्टी थी। ये इतनी गंदगी थी कि उस सरकारी तंत्र पे वो उल्टी हो रही थी। आप ये देखिए, हमारे यहाँ यहाँ पर जो म्युनिसिपल वेस्ट है उसके पहाड़ खड़े हुए हैं वर्षों से जी। उसके लिए हमारे यहाँ जो वेस्ट डिस्पोजल के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनको परमिशन दी कि आप वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाइए। लेकिन वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो लगाई नहीं। एक कंपनी पहले आई, उसने ठेका लिया, पैसे लिए और भाग गई, उसने लगाया नहीं। फिर दूसरी कंपनी आई और दूसरी कंपनी को जो ये प्लांट 2023-24 तक लगा देना चाहिए, वो अभी तक नहीं लगा जी। उसके लिए फिर हमको माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, क्योंकि हम लिखते हैं, चिट्ठी पत्री करते हैं, उसको कोई सुनता नहीं, पढ़ता नहीं है, वो तो डस्टबिन में चली जाती है। उसका पलट के जवाब देने का कोई सवाल, प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो कोई जवाब दे दें। अधिकारी हैं, क्योंकि हम उसकी भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो वो कहाँ उनको पसंद आएगी। और शहर में जो आम पब्लिक है उसका जागरूक होना बड़ा जरूरी है जी। बिल्कुल, अगर वो जागरूक हो जाए तो इन अधिकारियों को, इन तंत्र को, सरकार को काम करना पड़ेगा। तो उसमें हम गए हैं माननीय न्यायालय ने कहा है, इन्होंने वहाँ पे वायदा किया है कि नहीं, हम 2026 तक प्लांट हम लगा देंगे और वो चालू हो जाएगा। तो अगर वो चालू हो जाता है तो हमारे यहाँ का जो सॉलिड वेस्ट है, वो म्युनिसिपल वेस्ट है, वो साइंटिफिकली डिस्पोज होने लगेगा। तो हो सकता है कि जो हमारी ताज नगरी है, जो हमारी टूरिस्ट नगरी है, उसमें यहाँ अगर टूरिस्ट आता है तो बेहतर एक्सपीरियंस लेकर के जाएगा जी। है ना, बजाय इसके कि वो यहाँ की गंदगी और उसके ऊपर अपना आजकल वीडियो भी डालते हैं। तो ये इसके लिए हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तो मतलब आप मानते हैं कि सरकार की जो स्मार्ट सिटी की योजना है उसको लेकर अधिकारियों द्वारा पलीता लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, 1000 करोड़ आया, वहीं वो आपको कहीं लगा हुआ दिखता हो तो मुझे बताइए। 1000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होता है। बहुत आपको शहर में क्या अंतर पिछले 3 या 4 साल में दिखा? अब मुझे नहीं लगता कि शहर इतना बड़ा है कि इतनी अमाउंट में जो विकास ना हो सके सफाई को लेकर। इसके लिए तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बड़ा जागरूक होना चाहिए, उनको सवाल उठाना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि भाई 1000 करोड़ जो आया वो हमारा ही पैसा, आपका ही पैसा है। एग्जैक्टली, हम आम जनता का पैसा है। वो आम जनता का पैसा है। वो आम जनता का पैसा कहाँ गया, किस जेब में चला गया, ये सवाल उठाना तो लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठाता है वही सवालों के घेरे में। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप पर्यावरण और पेड़ों को बचाने में पूरी तरह से समर्पित हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पर्यावरण के नाम पर इंडस्ट्रीज को इग्नोर किया जा रहा है। कि इस मामले में आपका क्या मानना है? देखिए, हमारा तो कहीं इंडस्ट्री से विरोध ही नहीं है, हम तो सिर्फ पर्यावरण की बात करते हैं। अगर इंडस्ट्री, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं, वो तो कि पर्यावरण के नाम पर इंडस्ट्रीज को इग्नोर किया जा रहा है। नहीं, जैसे कई बार होता है ना कि आप कहते हैं कि अरे साहब वो जानवर जो है, जो कैट्स हैं, वो
आपके शहर में आ गई, वो इन्वेड कर गई। वो इन्वेड नहीं करती हैं, हम उनके में इन्वेड कर गए, है ना, हम जंगल में घुस गए। पर्यावरण के सर्टेन नियम हैं, क्राइटेरिया हैं। आपका कीटम का इको सेंसिटिव जोन है, अगर आप इको सेंसिटिव जोन में चले जाएंगे तो ये काम अधिकारियों का है, देखने का है कि इको सेंसिटिव जोन में कैसे ये सारे काम हो रहे हैं। आप डूब में काम कर रहे हैं, आप कहें कि साहब विरोध कर रहे हैं। आपके बनाए हुए नियम है, सरकार के बनाए हुए नियम है, उसका पालन कराना अधिकारियों का काम है। वो उसका पालन कराते हैं तो उसमें कहाँ इन्वेजन हो गया, कहाँ इंडस्ट्री का विरोध हो गया। जो सरकार ने नियम बनाए हैं कि पर्यावरण के नियमों का पालन करते हुए आप इंडस्ट्री लगाइए और चलाइए, तो आप इंडस्ट्री लगाएं, क्यों नहीं लगाते? उसके लिए देखिए, नियम मैंने नहीं बनाए हैं जी। नियम कानून सरकार ने बनाए हैं, विधायिका ने बनाए, सरकार और अफसर बनाते हैं, वो उसका पालन करते हैं और करवाते हैं। तो हम ना तो रोकने वाले, हमारा सिर्फ जो है ध्यान पर्यावरण पे है। हम किसी इंडस्ट्री का कभी ना विरोध किया ना करेंगे। हम इंडस्ट्री और पर्यावरण दोनों साथ साथ चलने चाहिए। एक शरीर में दोनों आंखें हैं, आप एक आंख को बंद नहीं कर सकते, दूसरी भी आंख रहेगी, दूसरी भी आंख से आपको जरूरत है जी, बिल्कुल। लेकिन आप एक आंख को खराब करके दूसरी आंख को रखें, वो संभव नहीं होना चाहिए। सर, इको सेंसिटिव जोन हो या कीटम वर्ल्ड सेंचुरी का 800 वर्ग हेक्टेयर का दायरा, इसमें सीगना गांव का क्षेत्र भी आता है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने वहां आलू प्रसंस्करण केंद्र बनाने की घोषणा की है। इससे इको सेंसिटिव जोन प्रभावित नहीं होगा क्या? इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो भी नियम है सरकार के द्वारा बनाए हुए हैं, है ना जी। नियम हमने नहीं बनाए। इको सेंसिटिव जोन में सारी गतिविधियां प्रतिबंधित नहीं है, काफी गतिविधियां अलाउड हैं, वो की जा सकती हैं। उसका इको सेंसिटिव जोन है, अगर आप उसके प्रतिबंध के बावजूद भी करेंगे तो आप सरकार के बनाए हुए नियमों का खुद ही आप उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार को देखना है, अधिकारियों को देखना है। इससे पूर्व भी वहां पर एक क्वेश्चन इसी के ऊपर है ना कि सरकार ने जो ये नियम बनाया है तो वो सही है क्या, इससे इफेक्ट होगा? तो ये तो नियम मैंने नहीं बनाए, नियम सरकार ने और विधायिका ने बनाए हैं। ये विधायिका को देखना है, अधिकारियों को देखना है। अधिकारी बना करके विधायिका को देते हैं, विधायिका पढ़ी लिखी है, आम जनता को चुन के उनको भेजती है, तो आम जनता के लिए ही वो लोग काम करते हैं। तो वो जब नियम कानून बनते हैं तो वो उन्हीं के द्वारा तय करते हैं। कोर्ट नहीं बनाती, कोर्ट नियम नहीं बनाती। कोर्ट में तो वहां ये देखते क्या उल्लंघन हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना कि उसमें आपने एक ट्रेड सेंटर बना दिया, सरकार का पैसा लगा, वो जांच के दायरे में है, वो जांच के दायरे में, तो वो किसने बनाया? सरकार ने के नियमों का सरकार के ही अधिकारियों द्वारा बना दिया गया। तो इसमें ना तो पर्यावरणविद बीच में आया, उल्लंघन सरकार ने नियम बनाया, सरकार के लोगों ने ही उसको तोड़ा। तो अगर उसमें कोई गतिविधि अलाउड होती है तो बिल्कुल करिए, हम कौन है, हमारा तो सिर्फ पर्यावरण से। अगर उसमें कोई सरकार चाहे, अधिकारी चाहे कि नहीं ये काम होना है, लेकिन उसको उनको पहले जांचना परखना चाहिए। जांचने परख के बाद उसको आप उसको कर लें और फिर ठीकरा फोड़ें पर्यावरणविद के ऊपर। तो ये कैसे हो गया? कहता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने नियम बनाया, आपने तोड़ा, और वो कह रहे नहीं साहब वो कह रहा है। अरे हम क्या कह रहे हैं, तुम्हारे अपने आप नियम बनाया, अपने आप तोड़ लिया। सर, मैं अगर एग्रो फॉरेस्ट की बात करूं तो एग्रो फॉरेस्ट को लेकर आपकी क्या राय है? लोग पेड़ लगाया करते थे, बाद में जरूरत पड़ने पर उसे काट भी लिया करते थे, मगर जब से रोक लगी है तो क्या आपको नहीं लगता कि पेड़ लगाने से लोग डरने लगे हैं? इससे नेगेटिव माहौल बन रहा है, आपको नहीं लगता? देखिए, मैं फिर से इसी पे आऊंगा। नियम कौन बनाती है? सरकार बनाती है, अधिकारी बैठ के बनाते हैं, वही पालन करते हैं। ये नियम मैंने नहीं बनाया। अगर नियम बन रहा होता है तो पब्लिक को और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको वहाँ आवाज उठा करके उसको बदलवाना चाहिए। आपने कितने पेड़ लगाए, ईमानदारी से बताइए, सच सच? वो तो मेरे घर पे लगे हुए हैं। नहीं लगे हुए, आपने अपने हाथ से कितने लगाए? तो वहां काटने की बात क्या है? अगर आपके घर के दरवाजा पे कोई पेड़ आ रहा है तो आप इसको यहाँ कर दीजिएगा। आपको कोई
काम करना है, कोई फैक्ट्री लगानी, कोई प्रतिष्ठान लगाना है, तो आप ये मत करिए कि पूरा पहले जंगल उड़ा देंगे तब मैं लाऊंगा। अरे आजकल आप देखिए विदेशों में घर बनता है, घर के अंदर पेड़ लगा हुआ होता है, कितने फोटो आते हैं कि पेड़ भी रह रहा है वो भी रह रहा है, दोनों का सर्वाइवल है। आपके इंजीनियर्स आर्किटेक्ट इस तरीके से बनाते हैं कि पेड़ भी रहता है वो भी रहता है। तो सरकार ने पेड़ काटने का इसलिए बनाया कोर्ट ने, क्योंकि आपका जो फॉरेस्ट कवरेज है वो घट करके 3% रह गया, और जो हमारा होना चाहिए 32%। ये तो आंकड़ा काफी। तो जब आपके पेड़ ही खत्म हो चले तो क्या कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं वो देखते नहीं है, जानते नहीं है? उनको सारा मालूम है कि कहाँ क्या पराकाष्ठा हो रही है। आप देखते हैं कि कितने डिजास्टर्स हो रहे हैं, वो सब एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही होते हैं ना। एनवायरनमेंट की वजह से कि आंधी आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इस सब की क्या वजह है? आपका सब जानते हैं कि आजकल टेम्परेचर 50 डिग्री होने लगा, आगरा में से ज्यादा क्रॉस किया है, इतना क्रॉस कर जाता है। क्यों ये सब हो रहा है? तो हम कहते हैं ना, पेड़ तो हमारे इसी के समान है, ठंडक देते हैं, छाया देते हैं, वो तो देते ही देते हैं, वो लेते कुछ नहीं है हमसे। और वो जब हमसे लेते ही नहीं है और हम उनके को काट दें, काट नहीं रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये हत्या है, ये एक मनुष्य के एक जीवन की हत्या कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल। एक पेड़ बनने में 100 साल लग जाते हैं, तब वो पेड़ का रूप लेता है, और आप उसको लेकर के काट देते हैं। पेड़ अभी 2 दिन पहले आया, आप सरकारी ये बाजीगरी देखिए आंकड़ों की। कल ही अखबार में पढ़ रहा था कि सब 6% हो गया हमारे यहाँ कवरेज फॉरेस्ट का। कैसे हो गया मालूम है आपको? इन अधिकारियों ने अपनी खाल बचाने के लिए इन आंकड़ों से ऐसी बाजीगरी करी कि उन्होंने कहा कि साहब जो 4 फुट का पेड़ है जी, और जो 4 सेंटीमीटर का जिसका तना है, 4 सेंटीमीटर, वो पेड़ की श्रेणी में आ जाएगा। तो उन्होंने उसको काउंट करके अपना कह दिया कवरेज है। ये आपके गमले में पेड़ लग रहे हैं ना, ये चीज आपके पीछे जो लगा हुआ है ये 4 फुट का है, और इसका कोई तना 4 इंची का हो, 4 सेंटीमीटर, इंच नहीं 4 सेंटीमीटर का, तो पेड़ की श्रेणी में कर लिया। ओके, तो ठीक है, आपने बनाया नियम। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं साहब, आप पेड़ नहीं काटेंगे। उन्होंने कहा रात को नहीं काटेंगे। उन्होंने कहा कि साहब पेड़ों की गिनती कर लिया, आपने कहा कि साहब पेड़ नहीं कटते, ये नहीं, तो हमेशा गुमराह करने का। उन्होंने कहा नहीं, सेंसस हो जाने दो पेड़ों का, हम गिनती कर लेंगे, इससे पता पड़ जाएगा कि साहब पेड़ कितने थे और कितने नहीं रहे, जिससे आंकड़ों की बाजीगरी खत्म हो जाए। तो आप ये देखिए कि अधिकारियों ने क्या किया कि साहब हाँ हम पेड़ गिनेंगे। उन्होंने एक अपना बिल बना के दे दिया सुप्रीम कोर्ट को कि अब 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे, हम पेड़ गिन दें। उसमें उन्होंने कहा हम जंगल में पेड़ नहीं गिनेंगे, अच्छा। हम सरकार के जो बिल्डिंग है उसके पेड़ नहीं गिनेंगे, सरकारी पार्क के नहीं गिनेंगे, यानी जो गवर्नमेंट के पेड़ है उसे नहीं गिनेंगे। तो भैया किसके पेड़ गिनोगे? आपके घर के कि मेरे घर के पेड़ गिनोगे? ये गिनती हो रही है तो उसमें भी आप भेदभाव के नहीं, साहब अपना नहीं गिनेंगे, जिससे हमारी चोरी नहीं पकड़ी जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बड़े जजेस हैं, वो ऐसे ही नहीं है, उनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। उन्होंने कहा नहीं, आप जंगल के मत गिनिए, आप सारे पेड़ गिनेंगे, है ना, आप कैंटोनमेंट के भी गिनेंगे, रेलवे के लैंड पे भी गिनेंगे, रोड साइड भी गिनेंगे, पार्कों के भी गिनेंगे। तो जब हमारे पेड़ों की गिनती हो जाएगी और जब गिनती कम होगी तो अपने आप पता पड़ेगा कि हमारे पेड़ कितने कम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए उन्होंने नियम बनाया और बताया कि आप कौन सी प्रजाति के पेड़ काट सकते हैं, कितने पेड़ परमिशन से नहीं काट सकते, आपको 50 पेड़ की परमिशन लेनी है, आपका DFO जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उसके पास जाइए, वो पेड़ काटने की परमिशन देगा। अभी हाल में पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने नियम बनाए जी, उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जो नियम है, उन्होंने कहा कि जो पाम के ट्रीज हैं, कि हमारे यहाँ जो पाम ऑयल है बहुत सारी, उन्होंने प्रजातियों के कहा कि नहीं ये आप पेड़ लगाइए और ये पेड़ काटिए। अब आप कहोगे नहीं साहब मैं तो आम का पेड़ काटूंगा। अरे इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सारी चीजों को धर्म से बांधा। उनका नहीं जी पीपल का पेड़ मत काटिए, बरगद का पेड़ मत काटिए, इसको धर्म से जोड़ के शायद पेड़ बच जाए। तो वो बड़े ज्ञानी थे, उन्हें मालूम है कि हमारे यहाँ की पब्लिक क्या करती है क्या नहीं करती है, कि इनको काट देगी।
अगर धर्म से ना जुड़ा होता तो सच में कट जाते। एग्जैक्टली सच में। और अभी भी वो उसका रास्ता निकाल लेते हैं। हाँ, वो उसका रास्ता निकाल लेते हैं। वो एक भ्रम है ना लोगों में, तो इसलिए वो काटते नहीं है। नहीं, भ्रम नहीं, उस भ्रम का रास्ता निकाल लिया। अच्छा, कैसे? वो मेरे को भी एक ने बताया कि साहब वो फॉरेस्ट वाला एक आया। हाँ। उससे कहा कि साहब इसकी परमिशन लेनी है, काटना है। तो बोला कि साहब इसको काटो मत, इसको सुखा दो। तो वो सुखाने का रास्ता बता गया कि इसको सुखा दीजिएगा, सूख जाएगा तो अपने आप कट जाएगा, गिर जाएगा। तो कह दिया सूख गया, इसको हटाना है। तो रास्ते ये भ्रष्ट अधिकारी है ना, ये बनाते निकालते रास्ता। बिल्कुल, किसी न किसी जरिए तो वो कर ही लेते हैं। कर ही लेते हैं। अरे आप फल खा रहे हैं, पेड़ आपको फल दे रहा है, फूल दे रहा है, खुशबू दे रहा है, छाया दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, क्या नहीं देता है। आपको मेडिसिन मिलती हैं। हर पेड़ कहीं ना कहीं, ये मत सोचिए, आपकी जो झाड़ियां हैं, हम कहते हैं नहीं साहब, झाड़ी है, वो भी बहुत काम की चीज है। उसमें आपके कितने बर्ड्स, एनिमल्स रहते हैं, आपके कीट पतंगे, मौत सब रहते हैं। वो हमारे पॉलिनेशन में किसी तरह जो हमारा जो इकोसिस्टम में साइकिल है, उसमें बड़े लाभदायक है। हमें उसको पता ही नहीं है कि वो हमारे इकोसिस्टम में वो हमारी झाड़ियां कितना महत्व रखती हैं, है ना। वो सॉइल इरोजन रोकती हैं, वो चिड़िया पक्षियों को आसरा देती हैं, वो उनके सेफ्टी का है, उसमें रहती हैं, उसमें उनका घर एक तरीके से, वो कीट पतंगे जो उसमें रहते हैं, करते हैं, वो आपका पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अभी आपको 2 साल पहले आपने पढ़ा होगा कि साहब नींबू बड़ा महंगा हो गया, 400 रुपए किलो हो गया। क्या हुआ? आपने इतने सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स डाल दिए कि तितलियां हुई नहीं, और तितली उसका पॉलिनेशन करती थी। जब पॉलिनेशन नहीं हुआ तो फिर वो कैसे मर गए। तो आप कैसा, वो तो झाड़ियां बेकार थी, हम काट दीजिए साहब, इसमें जेसीबी चला दो, उसको काट दो। काफी नए मतलब अलग अलग तरीके के पैतरे अपनाए जाते हैं। हाँ, अपनाए जाते हैं। लेकिन प्रकृति ने अगर कोई चीज दी है तो उसका महत्व हमें समझना है, देखना है, हमें समझना पड़ेगा। प्रकृति को भी रहना है, हमको भी रहना है। ये होना चाहिए। जी बिल्कुल, काफी सही कहा। दोनों में सामंजस्य रहना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर आपसे मेरा एक और सवाल रहेगा, आपने सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को लेकर पिटीशन दायर की है, पूरा मामला इसका क्या है? देखिए, मैं अपने आप को पर्यावरण तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था, चूंकि मैं पेशे से चिकित्सक हूँ। जी बिल्कुल। तो मैंने जब वो सेम सेक्स मैरिज का पढ़ा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो मैंने देखा कि इसमें सेम सेक्स में हम लोग साइकोलॉजिकल, सोशल, वो मुद्दे तो उठाए जा रहे थे, लीगल मुद्दे उठाए जा रहे थे, उसमें कहीं भी मेडिकल का नहीं था। तो मैंने इन चारों चीजों का समावेश करते हुए एक पिटिशनर के रूप में गया कि हमारी सामाजिक संस्कृति है, वो संस्कृति विकृत हो जाएगी, और उस विकृति का ही रूप है कि अनेक तरह की बीमारियां आती हैं। जी, चाहे वो सामाजिक बीमारी हो, कानूनी बीमारी हो, सांस्कृतिक बीमारी हो। हाँ। तो सेम सेक्स मैरिज पे मैं भी एक पिटिशनर था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी उस बात को सुना और समझा, और उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। ओके। ये एक बहुत बड़ी समाज की वजह थी कि हमारी जो विसंगतियां उससे अगर हो जाती, उसको कानूनी अगर रूप दे दिया जाता, तो उससे उसकी भयावता हम नहीं समझते कि आगे आने वाले समय में कितनी ज्यादा होती। ओके। सर, पूरे एशिया की बात की जाए तो आगरा में सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं। आपकी एक पिटीशन आगरा को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित कराने को लेकर भी थी। क्या वाकई में आगरा के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित होने से टूरिज्म को बढ़ावा मिलता? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, आगरा में करीब 300 ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, हवेलियां हैं जो ASI से प्रोटेक्टेड नहीं है। हमारी सांस्कृतिक भी बहुत सारी विरासत है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोकगीत हैं, लोक कथाएं हैं, लोक नाटक हैं। भगत हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रथा है, आगरा घराना का जो कहा जाता है। हमारे यहाँ अगर जैसे आपने इंडस्ट्री के लिए पूछा, तो दस्तकारी का बहुत बड़ा काम है। हमारे यहाँ जरदोजी का बहुत बड़ा काम है। हमारे यहाँ मार्बल में इनले वर्क है। इस तरीके के तमाम हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट का काम है। हमारे यहाँ तमाम हवेलियाँ, बिल्डिंगें हैं, और उसको अधिकारियों की मिली भगत से तोड़ करके
उसको मॉल और बिल्डिंग्स और सब में कन्वर्ट किया जा रहा है, कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है। तो मेरे को मेरा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप में मैंने विजिट किया। वहाँ देखा कि वहाँ टूरिस्ट को स्ट्रीट विजिट कराते हैं। वहाँ आपको गलियों से ले जाएंगे, दिखाएंगे पुरानी हवेलियाँ, पुरानी बिल्डिंग। हिंदुस्तान में भी कई जगह हम जाते हैं, वहाँ हवेलियाँ हैं। आप राजस्थान में जाइए, वो वहाँ आपको वो अट्रैक्शन है, वो जाते ही इसीलिए। आप शेखावटी में जाइए, आपको वहाँ सिर्फ हवेलियाँ दिखाई जाती हैं, ये हवेलियाँ हैं किसकी हैं। राजस्थान में आप जाइए, मारवाड़ में जाइए, तो क्यों ना हम अपने यहाँ इन हवेलियों को संजोएं, जिससे हमारे यहाँ अगर टूरिस्ट आता है तो टूरिस्ट रुके और हमारी विरासत को देखे, समझे कि हम लोगों के यहाँ क्या क्या होता है। वो इस तरीके से अगर हम उसको एक इंडे की फैक्ट्री दिखाने ले जाए मार्बल वर्क की, तो वो हो सकता है कि उसको देख करके खरीदेगा भी। वो दुकान से, शोरूम के से बेहतर है कि वो वर्किंग उस फैक्ट्री पे देखेगा, समझेगा कि क्या हो रहा है, हम लोगों का क्या हमारा हुनर है, हमारे क्या जरदोजी का काम है। शाम को हमारे ताजमहल और किला बंद हो जाता है, तो हमारे यहाँ वो रात को क्या करे, कौन से बाजार में घूमे, कौन सी गलियों में घूमे। यहाँ के जो लोक नाटक हैं वो उसको दिखाए जाएं। नाइट के लिए जो नाइट स्टे उसका बढ़ेगा, के लिए कुछ होना चाहिए। तो उस सब को लेकर के मैंने एक बहुत विस्तृत पिटीशन तैयार करी थी और मैं सर्वोच्च न्यायालय में गया था। लेकिन यहाँ के अधिकारी चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे टूरिज्म बढ़े, टूरिस्ट रुके। उन्होंने वहां उसका विरोध किया, क्योंकि उनका काम है कि अगर कोई कर रहा है तो हमें तो उसका विरोध करना है। ये होने नहीं चाहिए साहब, ये कैसे कह रहे हैं। तो विरोध अगर सरकार बहुत पुरजोर तरीके से करती है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ केस। उस केस में हम पुनः कुछ और एडिशन करके हम द्वारा जा रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं काफी, उस पर हम उस पर द्वारा जा रहे हैं उस पर कि क्योंकि हमें यहाँ का हेरिटेज भी बचाना है। वो भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है जी, वो हमारे सामाजिक पर्यावरण है जी, वो हमारा ऐतिहासिक पर्यावरण है ना। हम इतिहास क्या बताएंगे किसी को, बिल्कुल, है ना। उसको किसी उससे धर्म उससे नहीं जोड़ना चाहिए हमको। जी बिल्कुल, मैं नहीं जाऊंगा सब में। हमारे को अपना सिर्फ ताजमहल ही दिखा देने से नहीं होता, हमें ताजमहल के साथ इतनी विरासतें हैं, हमें उस विरासत को बचाना है। हमें आगे आने वाली जनरेशन को क्या बताएंगे हम कि सिर्फ ताजमहल है, वो तो वैसे ही खत्म हुआ जा रहा है। उस पर का तो पॉल्यूशन का इतना वो है कि आप लोग आए दिन पढ़ते हैं उस पर, जी हाँ, पॉल्यूशन को लेकर काफी चीजें कितना डिके होता है उसका। तो हम आगे आने वाली जनरेशंस को कुछ अच्छा शहर में सौंप के जाएं, दे करके जाएं, जिससे वो उस पर गर्व कर सके। जी सर, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण दो ऐसे पहलू हैं जिनमें से किसी एक को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम तो इंडस्ट्री के बारे में कभी कुछ हमने किया ही नहीं। आप बताइए, हम कहे हो जो भी रोक सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई है वो यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। वो लोग अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदता में और अपने हितों को साधने के और लाभ के नियत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से गए। उनका गैस का बंटवारे का फिरोजाबाद से झगड़ा था कि साहब इनको गैस सस्ती मिलती है, हमको महंगी नहीं मिलती, हमारा कोटा नहीं मिलता। उसको लेकर के यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट सुप्रीम कोर्ट गए, तो गया नहीं, वही लोग गए। उसी आधार पर अधिकारियों ने कुछ कहा, अधिकारियों ने उसको लेकर के रोक लगा दी और उस कोर्ट ने रोक लगाई ही नहीं थी। तो इसमें क्यों नहीं जनप्रतिनिधि और चैम्बर इसमें पैरवी करता है कि जिससे इंडस्ट्रीज जो पर्यावरण के नियमों का पालन कर रही हैं वो लगें और बढ़ें। तो इनके इंडस्ट्रियलिस्टों की आपसी व्यापारिक प्रतिद्वंदता है। इनका आपसी इनकी व्यापारिक प्रतिद्वंदता में ये लोग कोर्ट गए हैं और कोर्ट ने जो नियम थे इन्होंने हवाला दिया, अधिकारियों ने कुछ और हवाला दिया। कोर्ट ने आदेश दिए, अधिकारियों ने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके उस पर जो भी रोक लगाई है। तो ये तो व्यापारी लोग गए, इन लोगों को
अच्छे वकील करके और जनप्रतिनिधियों को पैरवी करनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय को। जी, जैसे कि आपने कहा कि इंडस्ट्रीज अगर पर्यावरण का पालन करती है तो उस पर कोई रोक नहीं है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सर्टेन नियम कानून का अगर कोई पालन करना है, जैसे पर्यावरण का भी तो पर्यावरण के नियम है, कैसा नहीं है कि ये नियम सरकार अधिकारी बनाते हैं, विधायिका बनाती है, कोई पर्यावरण नहीं बनाता नियम। तो अगर उसका नियमों का पालन अगर करते हुए करें तो किसी को भी उस पर विरोध नहीं होना चाहिए। क्यों इसका कोई विरोध करे, और क्यों करे? अगर नियमों के अंतर्गत मैं काम कर रहा हूं, अगर आप नियमों के अंतर्गत काम कर रही हैं तो उसका विरोध का तो कोई सवाल ही नहीं उठाना चाहिए किसी को। जी बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, है ना। लेकिन दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए और उसका दोषारोपण दूसरे पर नहीं करना चाहिए। गलती अपनी, कमी अपनी, और दोषारोपण पर्यावरणविद पे। पर्यावरणविद का इसमें कहीं रोल ही नहीं है। रोल है तो उन भ्रष्ट अधिकारियों का है, इनका आपस का मामला है, आपस में बैठे मिलके जाए, सुलझाएं और कोर्ट में जाकर के अपना पक्ष रखें। अगर मैं बात करूं टीटीजेड की, जैसे कि टीटीजेड के लागू होने से इंडस्ट्रीज से रोजगार के जो अवसर हैं वो सीमित हो गए हैं। ये बात फैक्ट है कि कहीं ना कहीं कम हो गए हैं। तो आप ऐसा कोई सजेशन देना चाहेंगे कि जिससे कि पर्यावरण संरक्षण भी बढ़ सके और रोजगार भी बढ़ सके, उनके अवसर बढ़ सकें रोजगार के? टीटीजेड के बनने से शहर को कितना फायदा हुआ ये भी देखें। आपका टूरिस्ट सिटी है, आप टूरिज्म को क्यों नहीं डेवलप करते? आपको टूरिज्म में अपार संभावना है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है टूरिज्म। कुछ देश तो सिर्फ टूरिज्म पे ही वो करते हैं, और टूरिज्म की इंडस्ट्री में हम फर्स्ट 50 में भी खड़े नहीं होते। और आपके पास क्या नहीं है पूरे हिंदुस्तान में? आपके पास जंगल है, जमीन है, इतिहास है, मॉन्यूमेंट है, पहाड़ है, बर्फ है, नदियां हैं। आपके पास इतनी अपार संभावना है, आप उसको एक्सप्लोर करके सबों के सामने लाएं, अपनी कमी को पर्यावरण से न जोड़ें। अगर पर्यावरण के नियम के अंतर्गत कुछ इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो नहीं लग सकती, आप कहें नहीं मैं तो सीमेंट का कारखाना लगाऊंगा, मैं तो यहां पर जो है पावर प्लांट लगाऊंगा, तो आप जो है उसको मत करिए। अगर हमारे यहाँ पावर प्लांट लगना था, यहां से 70-80 किलोमीटर दूर पे एटा में जवाहर ताप बिजली योजना लगी हमारे यहाँ, है ना भाई। आपका उन्होंने ये थोड़ी मना कर दिया कि नहीं लगाई, उन्होंने एक सर्टेन साइंटिफिक स्टडी करके एक जोन बनाया कि ये इको सेंसिटिव जोन है, इसमें ये गतिविधि करिए, ये मत करिए, तो लगी। आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंतर्गत आती है, आपकी आईटी इंडस्ट्री आती है, अपैरल इंडस्ट्री आती है। क्यों नहीं हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ पर एप्पल इंडस्ट्री को लेकर के आते हैं? बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, आईटी इंडस्ट्री है, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आगरा में तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, रेल की, रोड की। हमारे 3-3 एक्सप्रेस वे है यहाँ पर, 4था एक्सप्रेस वे तैयार हो रहा है जी, हो रहा है। तो आपको यहाँ क्या क्या कमी है? आप यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री लेकर के आइए। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति नहीं है जनप्रतिनिधियों की, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ देने से और दोषारोपण कर देने से नहीं होगा। आपको धरातल पे आकर के काम करना पड़ेगा। आपको सरकार से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के आपको सरकार से पैरवी करनी चाहिए कि साहब आपके 150 किलोमीटर दूर नोएडा में जब इतनी आईटी इंडस्ट्री आ गई तो चल करके यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं आ सकती? आप शहर में एक हवाई अड्डा नहीं बनवा सकते? बहुत बड़ी बात है। आप क्या एयर कनेक्टिविटी आप नहीं करा पा रहे? तो उसमें किस पर्यावरणविद ने कहा कि साहब यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं आना चाहिए? आप बताइए कि मेरे को किसी पर्यावरणविद ने कहा कि नहीं साहब एयरपोर्ट नहीं आएगा, है ना? किस पर्यावरणविद ने ये कहा कि नहीं साहब यहाँ पे एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा? है? आप करिए ना, आप करते तो है नहीं, जाते हैं नहीं, आपकी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि आप अधिकारियों से कहिए। आप अधिकारियों से क्यों डरते हैं?
अधिकारी से कहिए कि आप अपना प्लान बनाइए, प्रोजेक्ट बनाइए और सरकार को सबमिट करिए। जी बिल्कुल। क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? क्यों यहाँ पलायन होगा? क्यों यहाँ पलायन होगा? नहीं साहब, हम क्या आपको ताजमहल के सिर पर ही धुआं उगलने वाली फैक्ट्री लगानी है? एग्जैक्टली, अगर इंडस्ट्रीज होंगी तो पलायन भी नहीं होगा, वो भी बंद हो जाएगा। आजकल हम वर्ल्ड में टॉप आईटी इंडस्ट्रीज के प्रोवाइडर हैं। करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमारे देश में आईटी इंडस्ट्री ने करोड़ों लोगों को रोजगार की समस्या बहुत बड़ी होती, भयावह। अगर आप कल्पना करिए, अगर आईटी इंडस्ट्री नहीं होती और इस आईटी इंडस्ट्री आई, उसने करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया, अपार संभावनाएं दी। और उसमें आप ये देखिए कि पहले इंडस्ट्रीज में इतना पैसा नहीं था, उनको बड़े अच्छे पैकेजेस मिलते हैं और फख्र से कहते हैं साहब हमारा ये पैकेज है। तो आपके शहर में आएगा आईटी इंडस्ट्री तो आपके शहर की इकोनॉमी क्यों नहीं ग्रो करेगी? एग्जैक्टली, ग्रो करेगी। तो मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति जागने की आवश्यकता है। जागने की नहीं, हमें उनको जगाने की आवश्यकता है। एग्जैक्टली, हमें उनको जगाना ही पड़ेगा। हमें उनको जगाना पड़ेगा। हम वोट देते हैं ना, तो वोट देते हैं तो उनको उसके बाद हमको अगर आम जनता आवाज उठाएगी तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इसके ऊपर वर्क होगा। डेफिनेटली, क्यों नहीं होता है? क्योंकि आम जनता की आवाज में जो हम अपने मतलब का दम है वो किसी में मुझे नहीं लगता इतना है। मैं किसी आरोप लगाऊं, लेकिन हम अपने मतलब का तो काम करा लाते हैं। एग्जैक्टली, कि जहां मेरा काम हो रहा हो तो मैं चला जाऊंगा जनप्रतिनिधि को कि साहब आप अफसर से कह दीजिएगा ये वाला काम करा दीजिएगा। अब समाज का अंग है, समाज का हिस्सा है, तो आपकी भी एक महती जिम्मेदारी है कि आप इस शहर के रहवासी हैं, निवासी हैं, आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ करना है। अगर इस समस्या तो आप इसको मुद्दे को उठाइए और करिए, जनहित में भी कुछ काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी है, जैसे कि जोधपुर झाल और कीठम झील वेटलैंड के तौर पर डिक्लेयर हैं, अगर यहाँ से आगरा को पानी सप्लाई हो तो क्या शहर को राहत मिलेगी? डेफिनेटली। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो अंग्रेज थे बड़े विजनरी थे, उनको मालूम था कि गर्मियों में हमारी यमुना में पानी कम आता है। तो जो दिल्ली से पहले एक बांध बना हुआ है, हाथी कुछ करके उसका है नाम, मैं भूल रहा हूँ, तो वहां से जो उसका ओवरफ्लो होता था तो उसके लिए उन्होंने कैनाल बनाई और वो कैनाल हरियाणा और राजस्थान में होते हुए आपके भरतपुर होते हुए वो कैनाल आगरा कैनाल के नाम से है। उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो झाल में भी जाती है और कीठम में भी जाती है। कीठम इज ए मैन मेड रिजर्वायर, झील है ना, वो आर्टिफिशियली बनाई गई थी। उसमें पानी इकट्ठा हो जाता था और जब हमारे यहाँ उसमें आप जाएंगे वहाँ रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, वहाँ देखिए उस पर सब कुछ लिखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड है कि कब का है। और जब वो पानी की कमी होती थी वो रेगुलेटर्स खोल दिए जाते थे तो हमारी यमुना में पानी आ जाता था। और उसका बाकायदा सिंचाई विभाग से 100 रुपए साल का अनुबंध था कि सिंचाई, वो सिंचाई विभाग का के अंतर्गत आती है, क्योंकि कैनाल आती है, कैनाल का रिजर्वायर है, तो 100 रुपए साल पे वो पानी हमको देती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ मथा रिफाइनरी बनी तो वो पानी उठा करके मथा रिफाइनरी को दे दिया गया, इंडस्ट्री को दे दिया गया और आगरा शहर के लोगों का गला सुखा दिया गया। और आगरा शहर के लोग जब गर्मी आती है, पानी नहीं आता है तो उसके लिए मटके ले लेकर के जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, पुलिस से डंडे खा करके घर लौट आते हैं, वापस आ जाते हैं। उसके लिए फिर ये हुआ कि हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में पालरा झाल है, वहां से पानी लाने के लिए एक करीब 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया गया। जो पहले इनिशियली 300 का था, बढ़ते बढ़ते वो सब करप्शन की बातें हैं। वो सब 1500 करोड़ में वो पानी लाया गया। और जो ये पानी लाया गया है वो हमारे यहाँ 2020 के हिसाब से कैलकुलेट करके लाया गया था, है ना। करीब 120 क्यूसेक्स पानी आता है, उसमें से कुछ हिस्सा मथुरा को भी दे दिया जाता है। लेकिन आप ये देखिए, मेरे घर पे यमुना आती थी, हम लोग यमुना गंगा तहजीब और यमुना गंगा की बात करते हैं, यमुना मैया की, मेरी नदी तो सूख गई। तो मैं तो वहां से लेकर के आया
क्या यही स्थिति नहीं रही तो क्या गंगा नहीं सूखेगी? बिल्कुल गंगा भी खत्म होगी। हम उसमें कूड़ा डालते हैं, कैचमेंट एरिया में बिल्डिंग बना देते हैं, इंडस्ट्री बना देते हैं, उसमें एफ्लुएंट डालते हैं, तो धीमे धीमे जो रिचार्ज होती थी, इसका एक रिवर्स का एक रिचार्ज सिस्टम होता है साइंटिफिक, उसमें आर्टिफिशियल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो उसको रिचार्ज करते हैं। हमने उसको रिचार्जिंग की सारी वो क्षमता उसकी खत्म कर दी। तो क्या आप सोचते हैं कि गंगा भी हमेशा ही रहेगी? उसको भी हम लोग कभी न कभी एक ना एक दिन खत्म होगी, फिर उसको भी खत्म करेंगे। चलता रहा तो उस रिजर्वायर के लिए हमको उसको रिवाइव करके और उसमें हम अपना सीवर छोड़ देते हैं। उस रिजर्वायर में आप देखिए, बिल्डिंग बना देंगे, उसमें रिजर्वायर में आपका सीवर जा रहा है, गंदगी जा रही है, और इतने एफ्लुएंट्स उसमें बह करके आते हैं उस कैनाल्स में कि आपको पता पड़ता है कि साल में 1-2 बार हम कीट में तमाम मछलियां मर गई। तमाम मछलियां मर जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे पॉल्यूटेंट और केमिकल्स हैं जो उसको आके प्रदूषित करते हैं। तो उसको हमें रोकना होगा, देखना होगा कि भाई वो एक हमारा कुल मिलाकर के हमारी एक वाटर बॉडी है, रामसर साइट का दर्जा दिया हुआ है, उसको बचाएं। तो उसको बचाने से हमारे को एक नेचुरल कंजर्व भी होगा और दूसरा शहर को पानी पीने को मिलेगा। बिल्कुल। हम करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं कि साहब 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, वो हमारा आपका पैसा है ना, उसको बर्बाद कर दिया हमने। यमुना को तो बचाया नहीं, हमें यमुना रिवाइव खर्च भी हुआ और फिर यमुना बची भी नहीं। हमने सोचा ही नहीं कि यमुना को बचा करके हम उसको रिवाइव करें। एग्जैक्टली। अगर हमारे घर में सबमर्सिबल लगा हुआ है, पानी सूख जाता है, तो हम लोगों को कहते हैं ना कि आप उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए। हाँ। हम हार्वेस्टिंग करिए, उसको रिबोरिंग कराइए, उसको बचाइए उसको। तो हमने बचाया तो नहीं, दूसरा सबमर्सिबल खुदवा दिया, आपकी 150 फुट पे आ रहा था, आपके 250 फुट पर खुदवा दिया। तो वही किया कि नहीं पानी आ रहा था तो हमने तो गंगा जी का ले आए। है ना, हमको अपने यमुना मैया को बचाना है ना। उसी क्रम में बताया ना आपको कि अगर शायद ये डिमार्केशन हो जाए, ये सब हो जाए, तो हो सकता है कि वाटर रिचार्जिंग हो, यमुना रिवाइव हो हमारी। सर बिल्कुल सही कहा आपने। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जैसे कि आगरा शहर का पानी बड़ी मात्रा में एतमादपुर क्षेत्र से ले जाए जाने की तैयारी की जा रही है, आपको नहीं लगता कि इस शहर के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? जब यमुना में पानी नहीं है तो उसका कहाँ क्या ले जाएंगे? यमुना में तो आपको मालूम है कि वो सीवर बहता है। आपके उसमें फिर नहीं आऊंगा कि आपके कितने, आपके जो करीब 90 से ऊपर जो नाले हैं उसमें मात्र 35 टैप डाउन, बाकी के 65 जो है यमुना गिराते हैं। तो वो सीवर बहता है शहर में। आप भी देखिए कि क्या उसमें एक्वेटिक लाइफ है और क्या नहीं है। तो उसके बारे में इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरे को बहुत कुछ पता नहीं है कि क्या प्लान है, क्या नहीं है, मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन यमुना में पानी ही नहीं है, ये अधिकारी लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना जानते हैं और ज़मीनी हकीकत से उन्हें जोड़ते हैं, ना वो ज़मीनी हकीकत से जानना चाहते हैं। वो ना तो स्थानीय प्रतिनिधियों से बात करते, स्थानीय लोगों से जानकारी लेते, और वो स्थानीय लोगों से वास्तव में शहर के लोगों से जो इससे जुड़े हुए हैं उनसे जानकारी लें। तो पता पड़ा कि आप प्रोजेक्ट लेकर के आए, वो प्रोजेक्ट का करोड़ों रुपए बेकार चला गया, वो फेल हो गया। इस तरह के तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जो प्रोजेक्ट आए, करोड़ों रुपए खर्च किया गया और वो प्रोजेक्ट सरफेस पे ही नहीं आ पाया। तमाम प्रोजेक्ट है। न सिर्फ मानवीय जीवन बल्कि जीव जंतु भी अपनी लाइफ जी सके, इसकी लड़ाई बखूबी लड़ रहे डॉक्टर शरद गुप्ता का संघर्ष अभी भी जारी है। जरूरत इस बात की है कि इस लड़ाई में न सिर्फ आम जनमानस जुड़े बल्कि जिम्मेदार सरकारी तंत्र भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। हमारा पर्यावरण फले फूले और विकास के नए रास्ते भी खुले। विजिक्राफ्ट टॉक्स में विकास और पर्यावरण को लेकर खुलकर बात की गई। बिल्कुल सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज आपने अपना कीमती समय विजिक्राफ्ट टॉक्स को दिया। आपसे काफी ज्यादा कुछ जानने को मिला, पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी और विकास कार्य को लेकर भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और नए मुद्दे के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए विजिक्राफ्ट टॉक्स के साथ। नमस्कार।